हेलो दोस्तों, हम अधिकतर अपने भविष्य की योजनाओं को बुनते हैं और उज्जवल भविष्य के सपने देखते देखते उसी में खो जाते हैं। और हाल कुछ मुंगेरी लाल जैसा ही होता है, जैसा कि वह दिन में ही सपने देखते हुए सोच रहा था, कल मैं अपनी नई दुकान के लिए जगह देखने जाऊंगा। वह पसंद आ गई तो मैं तुरंत उसे खरीद लूंगा। वहां मेरी कपड़ों की दुकान होगी जिसमें मैं बच्चों के कपड़े रखूंगा। धीरे धीरे मेरी दुकान चलने लगेगी और मैं पास की दुकान भी खरीद लूंगा। अब मैं दोनों दुकानों को मिलाकर बड़ा शोरूम तैयार करूंगा और उसमें बच्चों और बड़ों के सभी तरह के कपड़े रखूंगा। जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, कुर्ता पायजामा आदि सबकी एक्सक्लूसिव रेंज रखूंगा। देखा आपने, भविष्य की कल्पनाएं कितनी लुभावनी होती हैं। योजना बनाने से ज्यादा जरूरी है उस पर अमल करना, वरना सोचते तो बहुत से मुंगेरी लाल हैं, पर कितने कर पाते हैं। खैर, यहां मेरा विषय यह नहीं। मैं तो आपको बताना चाहता था कि भविष्य में कोई क्या करेगा या कैसा घटनाक्रम होगा, यह बताने के लिए ही फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बनने वाले वाक्यों का अंत विशेष शब्दों पर ही होगा। गा, गी, गे आदि इन शब्दों पर समाप्त होने वाले सभी वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के तहत आते हैं और इनसे पता चलता है कि भविष्य में कोई क्या करेगा या क्या होगा। अब हम समझते हैं इसकी परिभाषा। भविष्य काल में क्या होगा या क्या घटेगा, यह बताने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाक्य गा, गी, गे इत्यादि पर समाप्त होते हैं। सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ वाक्य बनाने का नियम समान ही होता है। इसमें वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म पहला रूप ही प्रयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे वाक्य की संरचना को। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर वाक्य में दी हो तो। अब हम इसे समझते हैं उदाहरणों के द्वारा। वह मैदान में फुटबॉल खेलेगा। लोग संगीत सीखेंगे, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही विल प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। दूसरे वाक्य का होगा पीपल विल लर्न म्यूजिक, जहां ही और पीपल सब्जेक्ट हैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले और लर्न वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हैं, फुटबॉल और म्यूजिक ऑब्जेक्ट हैं। इन द ग्राउंड पहले वाक्य में अन्य जानकारी है, दूसरे वाक्य में जानकारी नहीं है। अब हम आते हैं रूल 2 पर। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य बनाना। सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन हो या प्लूरल बहुवचन। नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसे विल नॉट या वॉन्ट लिखा जाता है। साथ ही वाक्य में वर्ब के पहले रूप का ही प्रयोग होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। इसका नकारात्मक वाक्य बनेगा, वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेलेगा। लोग संगीत नहीं सीखेंगे, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही विल नॉट या वॉन्ट प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। सेकेंड सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद होगा पीपल विल नॉट या वॉन्ट लर्न म्यूजिक। जहां ही और पीपल सब्जेक्ट हैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट अर्थात नहीं है, प्ले और लर्न वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल और म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, और इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। सेकेंड सेंटेंस में अन्य जानकारी नहीं है। रूल 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन हो या प्लूरल बहुवचन। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। साथ ही वाक्य में वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब हम इसे समझते हैं उदाहरण के द्वारा। क्या वह मैदान में फुटबॉल खेलेगा? क्या लोग संगीत सीखेंगे? जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा विल ही प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। दूसरे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद होगा विल पीपल लर्न म्यूजिक, जहां विल हेल्पिंग वर्ब है, ही और पीपल सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। सेकेंड सेंटेंस में अन्य जानकारी नहीं है।